वो होता नहीं है कि इससे पहले कि कोई बंदा तुम्हारी बेइज्जती करे तुम खुद ही अपनी बेइज्जती कर दो, तो फिर तुम्हारी जो बेइज्जती है वो थोड़ी सी कम फील होने लगती है। बस उसी वाली स्ट्रेटजी को या उसी वाली थिंकिंग के साथ गए शेमस। उन्होंने अपने ट्विटर पे क्या ट्वीट किया कि अगर वो दूसरी बार जीतते हैं, या अगर नहीं, उन्होंने बोला जब वो दूसरी बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगे तो वो अपने आप को क्या कहलाया जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे बर्गर किंग वाला जो बंदा है वो बाहर निकल के आ रहा है, और ये आपको पता ही है, बैंगर आफ्टर बैंगर को बर्गर आफ्टर बर्गर में उन्होंने बदल दिया था। और शेमस का जो साइज है वो भी अब उन्होंने थोड़ा सा गेन कर लिया, तो इसकी वजह से लोग उनके लिए थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला माहौल क्रिएट कर रहे थे। तो इससे पहले कि लोग उनके ऐसे जीतने पर कुछ बोलते, उन्होंने पहले से ही खुद बोल दिया कि लो भाई अब बोलो क्या बोलोगे मेरे बारे में, खुद ही अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। तो आज फिर से वही पुरानी व्यूअरशिप में लेके आ गए हूं आपके लिए, क्योंकि जो WWE का भी चल रहा था सब बिल्कुल व्यूअरशिप के मामले में, क्योंकि रॉ, कोडी रोड्स, रोमन रेंज वाली स्टोर लाइन, ये सब हाई आपको पता बहुत ज्यादा थी। अभी भी ऐसा नहीं है कि चली गई है, लेकिन रॉ की व्यूअरशिप सबसे पहले चली जाती है। तो इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है वो है 1.597 मिलियन व्यूअर्स, और स्टिल ये एवरेज मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है। अगर इससे नीचे जाए, 1.3 पे जाए, तब वो ज्यादा कंसर्निंग होता है। वैसे इस पॉइंट पे तो WWE के लिए कुछ भी कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि उनकी नेटफ्लिक्स के साथ तो डील हो ही चुकी है मंडे नाइट रॉ की। तो अब उनको ऐसा भी नहीं है कि यूएसए नेटवर्क को खुश करना है, कुछ अलग से एफर्ट मारना है, क्योंकि अब उनका जो डील है वो पूरा अलग ही हो गया है। मंडे नाइट रॉ जो है नेटफ्लिक्स पे जाने वाला है, तो इनको क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से। और आज की वीडियो में थोड़ी एडिटिंग नहीं दिखेगी आपको भाई, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक तो वैसे ही डिले हो गया बहुत ज्यादा, और आज टाइम भी थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के NXT के शो के बारे में। और NXT पर एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, और वो है नया NXT चैंपियन क्राउन हुआ है, और वो है ट्रिक विलियम्स। और उनकी एंट्री पर, उनके जीतने के बाद जो रिएक्शन उनको मिलता है, ड्रैगनोव को एक बहुत ही तगड़े मैच में उन्होंने हराया। मुझे बताने की जरूरत नहीं अगर ड्रैगनोव किसी मैच में तो क्या होगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर फिर रिएक्शन भी आ रहा है, और अब ट्रिक विलियम्स अपने आप को इतना तगड़ा स्टैब्लिश कर रहे हैं NXT में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनका मेन रोस्टर वाला कॉल अप होगा तो एक जो ऑडियंस है, जो बिल्कुल हार्डकोर वाली रेसलिंग फैन है WWE की, वो बहुत ज्यादा उनको पसंद करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरन ग्राइम्स के बारे में, और ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है। अभी रिलीजेस का आपको पता है WWE के अंदर दौर चल रहा था, मुझे लगाता था, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यू है, क्योंकि कैमरन ग्राइम्स को भी WWE ने रिलीज कर दिया है। आपने इनको NXT में देखा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद स्मैकडाउन में भी आए हैं कुछ एक बार। बाकी ज्यादा WWE ने इनको मेन रोस्टर में यूटिलाइज किया नहीं, लेकिन NXT में इनके बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर लाइन रही है। तो WWE इनको रिलीज किया, और उसके बाद एक बहुत ही ना ऐसा आपको दिल को दर्द हो जाएगा ये वीडियो देख के, वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, और यहाँ पे वो अपनी जर्नी की बात कर रहे हैं, WWE को थैंक यू भी बोल रहे हैं। और ये पूरी वीडियो रिएक्ट, मतलब बिल्कुल बंदा जितना ऑनेस्ट होकर बात कर सकता तो उन्होंने यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बोल दिया। और आई थिंक ये अच्छा भी है कि एटलीस्ट चलो वो अपने कैरेक्टर में कोई उनको रहना नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो जो अपने दिल के थॉट्स है वो उन्होंने शेयर किया। अब उम्मीद करते हैं कैमरन ग्राइम्स सब कुछ अपने लिए नया ढूंढे। वैसे उन्होंने अपना नेम ऑलरेडी चेंज कर लिया है, जो इससे पहले नाम से जाने जाते थे ट्रेवर ली के नाम से, तो शायद अब वो इंडी प्रमोशन या फिर दूसरी कंपनीज के अंदर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल WWE का वो पार्ट नहीं है। CM पंक के बारे में बात करते हैं भाई। तो CM पंक ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रेडी हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट अब वो कुछ ही दिन दूर है अपने WWE में रिटर्न करने के लिए। इन रिंग एक्शन की ये बात हो रही है। यहाँ पे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये फुटेज शेयर की है, जहाँ पे वो अपने ट्राइसेप वाली मसल को ट्रेन कर रहे हैं। और भाई पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजीज है इनके पास, जहाँ पे हर एक मसल कैसे मूवमेंट देने पे या फिर उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालने पर कैसे रिएक्ट करती है, उसको बिल्कुल डिटेल में जाके मेजर कर रहे हैं, ताकि जो रिकवरी है वो बेस्ट पॉसिबल वे में हो CM पंक। क्योंकि आपको पता ही है रिकवरी सिर्फ ऐसी तो है नहीं कि भैया चलो बंदा ठीक हो गया अब चल फिर रहा है, ये वो रिकवरी नहीं करनी। रिकवरी वो करनी होती है कि बंदा रिंग में जाके रेसल भी कर ले, और उसकी मसल, उसकी जो पूरी बॉडी है वो सेफ तरीके से भी काम करे। तो उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। अब ड्रू मैकिंटायर तो खुश हो रहे होंगे देखिए, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि चेस्ट डे, लेग डे की तो बहुत बात होती है, लेकिन ट्राइसेप डे कभी मिस मत करना, क्योंकि ये करके उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया है CM पंक को। अगली स्टोरी है रॉब वैन डैम के बारे में, RVD के बारे में। तो शायद आने वाले टाइम में RVD आपको फिर से WWE कंपनी में दिखेंगे। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर RVD ने अपनी इच्छा जताई है WWE में आने की। RVD वो सुपरस्टार है जो बहुत पुराने वाली ऑडियंस के लिए, फिर थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि वो पहले भी थे और अब भी हैं। बाकी WWE से बाहर भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर मैं दोबारा से WWE कंपनी में जाता हूँ, और शायद इसके लिए हो सकता है मुझे एक बार उनको
को कॉल करके बताने की जरूरत पड़े, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर चांसेस हैं कि वो जो है WWE कंपनी में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर कहीं से भी WWE इसको देख रही है, सुन रही है, ट्रिपल एच इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये चीज हो जाएगी, क्योंकि रॉब वैन डैम का वो जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, स्पेशली जिस तरीके से वो रिंग में लड़ते भी हैं, हाई फ्लाइंग उनके एक्शन, काफी यूनिक सुपरस्टार अपने आप में उनको बनाता है। अगर किसी को नाम भी नहीं पता होगा लेकिन फिर भी रॉब वैन डैम को देख के बोल तो देगा हाँ भाई ये बंदा डिफरेंट है। ड्वेन द रॉक जॉनसन का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ कितना ज्यादा यूनिक है उसको मैं थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया था कि इनकी WWE के साथ कोई पैसों की डील नहीं हुई थी, बल्कि डील ये हुई थी कि एक बार ये जो अपना पूरा रेसलमेनिया वाला प्रोग्राम फिनिश कर लेंगे तो WWE के जो स्टॉक है या TKO का जो स्टॉक है वो रॉक के पास आ जाएगा, और इससे ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई ट्रांजैक्शन करनी पड़े, सीधा वो जो मेन इक्विटी है उसमें जो शेयर है वो ज्यादा हो जाएगा रॉक का। एंड साथ में रॉक का जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी कैसे एफर्ट डालेगा रॉक की स्टोरी लाइन में, उनके कॉन्सेप्ट में जो भी चीजें रॉक कंपनी में आके करेंगे, और इसके लिए भी WWE ही खर्चा देगी। तो ये बहुत इस तरीके से उन्होंने डाला कि भैया हाँ रॉक आया है तो एक बहुत बड़ी डील है, कोई नॉर्मल सुपरस्टार की तरह नहीं है। और एक चीज मैंने ये भी नोटिस की, शुरू में तो मेरे को लगा चलो कुछ शायद गड़बड़ हो रही है, लेकिन WWE की वेबसाइट के ऊपर रॉक की फोटोज भी उस तरीके से नहीं होती जैसे बाकी सुपरस्टार्स की होते हैं कि भैया रॉ आई तो रॉक की फोटोज, नहीं वैसा नहीं होता। जहां जहां पर भी रॉक होते हैं वो फोटो ही नहीं होती, फिर चाहे उसमें रोमन रेंस ही क्यों ना हो। और इसका ये रीजन है कि रॉक के सारी चीजों के ट्रेडमार्क खुद के पास हैं, तो WWE के पास इस चीज का भी लाइसेंस नहीं है। तो सोचो कंपनी के अंदर काम करके कितना उन्होंने दबदबा सा बनाया हुआ है। अभी आपको सुन के लग रहा होगा भाई ये ईगो है, एरोगेंट साउंड नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कंपनी में काम ऐसे ही चलता है, क्योंकि वो रॉक की प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको अगर वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर वो डील में जो सब लिखा होता है वैसे ही चलना होता है। तो इतना बड़ा नेम है रॉक, और सबसे अच्छी बात तो अब ये भाई हम सारे फैंस के लिए कि TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो पार्ट हो चुके हैं, और इसका मतलब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। चलो भाई रॉक अब आपका फिर से इंतजार रहेगा, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आपने जो आके रेसलमेनिया के टाइम पे बिल्कुल मजा बांधा था उसके जो आफ्टर इफेक्ट है वो हम लोग अब भी फील कर पा रहे हैं। बेकी लिंच भी एक आफ्टर इफेक्ट फील कर रही है, और वो है फैंस की तरफ से बैकलैश मिलना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा हो गए थे, भाई क्या बेकी लिंच को जिता दिया, लिव मॉर्गन को मिलना चाहिए था मौका, है किसी और को मिलना चाहिए, नाया जैक्स को मिलना चाहिए था। अभी WWE अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी जब इन वीडियोस को पोस्ट कर रही है बेकी लिंच से रिलेटेड, तो जो लाइक और डिसलाइक का रेशियो है उसमें डिसलाइक्स ज्यादा है बेकी लिंच से रिलेटेड चीजों में, यानी अभी इस पॉइंट में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे बेकी लिंच को। अब मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं कि सोशल मीडिया पे तो जो हुआ अब मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच की एंट्रेंस होगी तो इसको किस तरीके से फैंस ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि बेकी लिंच का कैरेक्टर तो है नहीं हील या नेगेटिव वाला कि वो जो बूज एक्सपेक्ट करें, मुझे वैसे लगता नहीं है भाई। जैसे जस्ट जिंदर के केस में हुआ था, जिंदर को सोशल मीडिया पे क्या मिला था, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, लेकिन जब सेथ रॉलिंस के साथ मैच करना है तो घंटा कहां किसी ने चैंट किए थे वहां पे। तो शायद ये बेकी लिंच के केस में होगा, शायद फैंस को कुछ नई चीज चाहिए थी, वो WWE ने दी नहीं है। बट मेरे को नहीं लगता WWE का डिसीजन गलत है, मुझे लगता है थोड़ा सेफ रह के WWE ने खेला, जो मैंने अपने रॉ के रिव्यू में भी बोला था। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं, और ये चीज सुन के जो आपकी स्माइल ऑलरेडी थोड़ा टाइम के साथ बढ़ रही है ना ब्रॉक लेसनर के लिए, उनके रिटर्न के लिए, वो और ज्यादा बड़ी स्माइल में बदलेगी। मैंने आपको रिसेंटली बताया सब कुछ कैसे WWE ने ब्रॉक लेसनर के नेम को इग्नोर किया था इस वजह से, क्योंकि वो उस करंटली जो चीज चल रही थी उसको अवॉइड करना चाहते थे। एंड देन अगेन ट्रिपल एच ने स्टेटमेंट दी है कि ब्रॉक लेसनर तो भाई ब्रॉक लेसनर ही है, वो घर पे बैठा है, जैसे ब्रॉक का पहले केस है हमेशा ऐसे रहा है, रॉयल रंबल के लिए था, लेकिन जब अवेलेबल होगा तो ब्रॉक लेसनर दोबारा आ जाएगा। अभी एडम पियर्स ने स्पेशली ड्राफ्ट टाइम है तो उसको कंसीडर करते हुए क्या है किसी तरीके का टीज है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने ब्रॉक लेसनर की इस पिक्चर को शेयर किया जो WWE के दूसरी कंट्री के ही किसी अकाउंट से है। और ये वो टाइम है जब ब्रॉक लेसनर और ये एडम पियर्स भी आपस में नहीं चल रहा था, इनकी एक स्टोरी लाइन से चल रही थी, स्टोरी लाइन क्या नाक में दम करके रखा हुआ था ब्रॉक लेसनर ने इनके, तो उस चीज से रिलेटेड है, और उसको अभी एडम पियर्स ने शेयर किया है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में। और ये वो टाइम है जब ड्राफ्ट का टाइम भी चल रहा है, तो क्या इसके अंदर ही ब्रॉक लेसनर कुछ पार्ट होंगे, देखो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर ऐसे पोस्ट करना शायद इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। एंड ये पोस्ट करने से ये भी पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर को ऐसा नहीं है कि WWE को छुपा के हटा के रखना चाह रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एडम पियर्स इतने खुलेआम इस चीज को पोस्ट वैसे भी नहीं करते। तो इससे पता चल रहा है कि जो मामला है, अब जो पानी है वो आराम से थोड़ा सेटल हो गया है, और अब इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल या इतना ज्यादा माहौल जो है हीट अप नहीं है इस सिचुएशन के अराउंड, जो भी ये विंस और ब्रॉक लेसनर वाला चला। और विंस के केस में तो हमको पता है भाई क्या हुआ, उनको पास में चीजें भी प्रूव हो गई है। अब ब्रॉक लेसनर के ऊपर तो सिर्फ
एलिगेशन है, तो इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर वैसे भी सवाल उठा नहीं सकते। बट लेट्स सी, फिलहाल तो चीज़ें सारी पॉजिटिव नजर आ रही हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। और क्या बैकलैश ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए एक बहुत मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। ये आपको पता है टामा टोंगा वापस आ चुके हैं, रोमन रेंज को फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा वापस कब आएगा। अभी जेकब फाटू क्या वो सुपरस्टार हैं जो बैकलैश में अपनी एंट्री मारने वाले हैं। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वीडियोस में कि जो जेकब फाटू हैं वो आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है कि तब तक उनका जो है एंट्री और डेब्यू जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू में हो जाएगा। तो क्या वो बैकलैश जगह होने वाली है? और बैकलैश में भी कहां पे? जे ऊसो और डेमियन प्रीस्ट का मैच। आपको याद है जितनी बार भी जे ऊसो ने कंपीट किया किसी चैंपियनशिप के लिए, हर बार उसमें उंगली करी है जिमी ऊसो ने। अब नेगेटिव साइड पर आ रही है ब्लड लाइन और अज्यूम कर रहे हैं, पहले से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जेकब फाटू टामा टोंगा सोलो सिकोवा वाली साइड होंगे। तो क्या वो कॉस्ट करवाएंगे फिर इस तरीके से जे ऊसो को, और उनके पास जो चैंपियनशिप है वो उनको नहीं जीतने देंगे? क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो ऐसा मैच में ये नहीं कह सकते कि भाई जे ऊसो आराम से हार जाएगा। एंड क्या रोमन रेंज भी शो पर आ सकते हैं? तो देखो अभी तो ये प्योर स्पेकुलेशन है, लेकिन सेटअप यहां से कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये सारे बंदे एक तरफ आने वाले हैं और उसके बाद रोमन रेंज के रिटर्न को ये सारे लोग मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। जहां तक बैकलैश के शो की बात है भाई, मुझे तो नहीं लगता कि रोमन रेंज का वहां पर रिटर्न होगा, क्योंकि बैकलैश कोई इतना बड़ा शो नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू एक बड़ी स्टेज पर उसको बुक करना चाहिए। एक बार को मैं स्मैकडाउन में मान सकता हूं कि रोमन रेंज आ जाएंगे, क्योंकि वो एक स्टोरी लाइन के एस्पेक्ट से देखे तो शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। बट जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जेकब फाटो का एडिशन इसमें ये रोमन रेंज के रिटर्न को क्या बोलेंगे ट्रिगर कर रहा है। और ज्यादा रोमन रेंज जब इन सारी सिचुएशन को देखेंगे तो एक ब्लड लाइन वाली ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है यहाँ पे, जहां पर एक फेस वाली ब्लड लाइन और एक हील वाली ब्लड लाइन, और रोमन रेंज इस बार बेफेस में होंगे, ऐसा फुल्ली एक्सपेक्टेड है। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना। देखो ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और तब तक फिर लेता रहो जिंदगी के मजे।